तो चलिए कार्यक्रम में आज सबसे पहले बात होगी फूलों की। दो फूल मेरे पास बैठे हैं, एक नारंगी एक हरे रंग का, और देखिए नजारा ऐसा है कि बाकी दो भी हैं, काला फूल। जिस गार्डन में आप लेकर जा रही हैं ना, उस गार्डन में दो फूल भी मिलेंगे। पर मेरा ग्रे नहीं होता ना, इसलिए मेरे को जो दिखा मैंने बोल दिया। अब देखिए नजारा ऐसा कि आपके चेहरे पर फूलों जैसी स्माइल आ जाएगी। बसंत के मौसम में फूलों की बारात निकली है। लुटियंस दिल्ली में ट्यूलिप के फूल अपनी छटा बिखेर रहे हैं। बिल्कुल, इन खूबसूरत फूलों को देखने के लिए लोग लुटियंस दिल्ली का रुख भी कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा ट्यूलिप के फूलों से लुटियंस दिल्ली के अलग अलग इलाकों को सजाया गया है। एनडीएमसी भी 1 हफ्ते का ट्यूलिप फेस्टिवल आयोजित करने की योजना बना रहा है। ये कश्मीर नहीं, राजधानी दिल्ली का नजारा है, क्योंकि बहारों के मौसम में यहाँ भी फूलों की बारात निकली है। ट्यूलिप के रंग बिरंगे फूल और खिली खिली धूप, जाहिर इन नजारों ने दिल्ली की गुलाबी ठंड की रंगत को ही बदल डाला है। तो फिर शांति पथ पर लहलहाते इन फूलों पर दिल्ली वालों का दिल क्यों ना फिदा हो। ये तो बहुत ही अच्छा है। देखो, प्रकृति की सबसे सुंदर देन है फूल, और हम लोग प्रकृति के काफी करीब, बहुत इंटरेस्ट है हमको प्रकृति में। हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं कौन कौन से फूल खिले, और इस वाले मौसम में तो बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सुंदर फूल हुए हैं। कश्मीर की याद आ गई। यहाँ सच पूछो तो कश्मीर गए थे ट्यूलिप गार्डन में, तो वहाँ यही सब फूल लगे थे ना, तो उसकी याद आ गई हमें। मार्च के महीने में G20 के विदेश मंत्री बैठक में शरीक होने जब दिल्ली आएंगे, तो राजधानी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे ट्यूलिप के ये फूल मेहमानों का दिल खोलकर स्वागत करते नजर आएंगे। नीदरलैंड से 1.25 लाख के करीब ट्यूलिप बल्ब मंगाए गए थे, जिन्हें जनवरी के पहले हफ्ते में शांति पथ और आसपास के इलाकों में लगाया गया। अब ये रंग बिरंगे फूल खिलने लगे हैं और इनकी खूबसूरती चारों ओर फैलने लगी है। फोटोग्राफी प्रतियोगिता के साथ यहां एक दिन पहले ट्यूलिप महोत्सव का आगाज हो चुका है। ट्यूलिप वॉक भी एनडीएमसी के इस आयोजन का हिस्सा है। फूलों का ये रंगारंग महोत्सव 26 फरवरी तक चलेगा। एनडीएमसी ने ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत की है। दिल्ली में शांति पथ के दोनों तरफ इस तरह से ट्यूलिप लगाए गए हैं। पिछले साल ही इनको लगाया गया था और 1 लाख से ज्यादा ट्यूलिप नीदरलैंड से मंगाए गए थे, जो कि अब खिलना शुरू हो गए हैं और जिन्हें दिखाने के लिए अब एनडीएमसी ने ट्यूलिप फेस्टिवल शुरू किया है। 26 फरवरी तक ये पूरा फेस्टिवल चलेगा और इस पूरे ड्यूरेशन में एनडीएमसी ट्यूलिप को लेकर कई सारे जो इवेंट है उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि 18, 19, 25 और 26 तारीख को यहीं पर एनडीएमसी ट्यूलिप वॉक का भी आयोजन करवाएगा। मतलब लोग इस गार्डन पर वॉक कर पाएंगे ट्यूलिप को देखते हुए। तो अगर आप भी फूलों के शौकीन हैं, ट्यूलिप की खूबसूरती का दीदार करना चाहते हैं, इन विदेशी फूलों के बीच खुद को महसूस करना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, तो राजधानी दिल्ली के शांति पथ में खिले ये खूबसूरत फूल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस हल्की हल्की धूप में आप भी आइए और एनडीएमसी की इस पहल की सराहना कीजिए, क्योंकि ये ट्यूलिप गार्डन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान तो ला ही देता है। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली के बाद अब आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जहां पर बर्फ से ढकी हसीन वादियों के बीच रफ्तार और रोमांच देखने को मिला। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज जितना शानदार था, उतना ही शानदार इसका समापन भी हुआ। जी हां, गुलमर्ग में 5 दिनों तक बर्फ की सफेद चादर पर रोमांच का सागर हिलोरे लेता रहा और स्कीइंग का रोमांच यहां लोगों के सर चढ़कर बोला। और इस बीच घाटी में गूंजते देशभक्ति के तरानों ने सर्द मौसम में लोगों को जोश से भर दिया। नजर जहां तक जाएगी बर्फ की चादर ही आपको नजर आएगी। तस्वीरें कश्मीर के गुलमर्ग की हैं। वही गुलमर्ग जिसके नजारे जन्नत जैसे हैं।
वो गुलमर्ग फिलहाल बर्फीली वादियों में तब्दील हो चुका है और तापमान 0 से भी नीचे है। बर्फ की सफेदी से पूरा इलाका चांदी की तरह चमक रहा है और इस संगमरमरी बर्फ के बीच रोमांच और रफ्तार का खेल पूरे शबाब पर है। गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर के दरमियान खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स की महफिल कुछ ऐसे सजी। स्कीइंग के शौकीन खिलाड़ियों का जमघट लगा। प्रोफेशनल से लेकर नौसिखिए खिलाड़ी इस एडवेंचर गेम में हाथ आजमाने गुलमर्ग की इन हसीन वादियों के बीच पहुंचे। It's a brilliant platform to showcase your skills, your abilities. आपकी जो गेम है, यहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेली गई एंड आप जिस भी गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो आप कर सकते हो एंड इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म आप अपनी टैलेंट दिखाने के लिए आपके पास अगर है कोई। इसके पार्टिसिपेशन के बेसिस पे आप ये एथलीट्स को इंटरनेशनल लेवल्स पे भी प्रमोट कर रहे हैं और काफ़ी इवन नेपाल से भी एथलीट्स यहाँ पे आए तो काइंड ऑफ ये एक इंटरनेशनल इवेंट बन जाता है। मैं ये कहती हूँ कि विंटर स्पोर्ट्स से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और यहाँ की ट्रेनिंग करें। यहाँ का ट्रैक्स सब कुछ बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं। बर्फ के बीच विंटर गेम्स में शामिल होने और रफ्तार रोमांच का मजा लेने कोई बेंगलुरु से आया तो कोई उत्तराखंड से। कश्मीर के कई इलाकों से भी खिलाड़ियों ने बर्फ के बीच इन विंटर गेम्स में हिस्सा लिया। गुलमर्ग को भारत का स्की डेस्टिनेशन कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां दिलकश नजारे हैं, हसीन वादियां हैं, सफेद बर्फ से ढके पहाड़ हैं, साथ ही गंडोला राइड्स और चीड़ के पेड़ 5 दिन तक चलने वाले इन विंटर गेम्स का रोमांच 2 गुना बढ़ा देते हैं। इस खास आयोजन में स्नो शू रेस, आइस हॉकी, स्कीइंग, आइस स्केटिंग और स्नोबोर्डिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स के कई इवेंट हुए और खिलाड़ियों ने जमकर एंजॉय किया। स्पोर्ट्स का अच्छा है। मैं लास्ट ईयर भी आई थी यहाँ पे, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था और इस बार भी आई हूँ यहाँ पे। अच्छा लग रहा है मुझे। एक तो यहाँ पर इसकी स्नो भी बहुत अच्छी है और इनकी जो फैसिलिटीज थी, इनने जो हमारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की थी वो भी बहुत अच्छी थी। इस शानदार आयोजन का आगाज जितना शानदार था उतना ही दिलकश इसका समापन हुआ। आखिरी दिन बैंड ने शानदार कार्यक्रम पेश किए और वहां मौजूद लोगों को मोह लिया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में लगभग 1500 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। बर्फ के दरमियान खिलाड़ियों की महफिल सजी और इन हसीन वादियों के बीच खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन शानदार रहा। गुलमर्ग से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर गंगा कायाक फेस्टिवल की, जो इस शुक्रवार से ऋषिकेश में शुरू होने वाला है। यूं तो ऋषिकेश की पहचान धर्म और योग नगरी के रूप में है, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म की चाहत रखने वालों को राफ्टिंग ऋषिकेश की तरह खींचती है। वैसे आपने की है राफ्टिंग? मुझे बहुत डर लगता है, सीरियसली। आई वॉन्ट टू ट्राई। देखिए, राफ्टिंग यानी खबर की नाव पर लहरों के बीच में अटखेलियां खाना, हाथ में चप्पू और दिल में रोमांच होना, यही इस खेल की जान है और पहचान भी है। और दिलों के लिए एक बार फिर से राफ्टिंग कंपटीशन ऋषिकेश में शुरू होने वाला है, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशी खिलाड़ी भी अपना दमखम दिखाएंगे। गंगा की उफनती लहरों पर इठलाती बलखाती नाव, इसे एडवेंचर टूरिज्म के शौकीनों की शान की सवारी कहा जाता है। रिवर राफ्टिंग एक ऐसा खेल है जो दिल को रोमांच से भर देता है, क्योंकि जब ये नाव नदी की धारा में गोते लगाती है तो कुछ पल के लिए इसमें बैठे लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। योग नगरी ऋषिकेश एक बार फिर इस खेल की अगुवाई के लिए तैयार है। शुक्रवार से ऋषिकेश में इंटरनेशनल गंगा कयाक फेस्टिवल का आगाज होगा, जो रविवार 19 फरवरी तक चलेगा। इसमें भारत के अलावा विदेशी खिलाड़ी भी हिस्सा लेने ऋषिकेश पहुंचे हैं। सबसे बड़ा नंबर जो रशिया का है, इसमें हमारे नॉर्वे के हैं, हमारे इंग्लैंड के हैं, बहुत सारे कंट्री से मतलब हमें रिस्पॉन्स आए हुए हैं। लेकिन अभी तक जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं वो है रशिया के, इंग्लैंड के, नॉर्वे के लोग आ चुके हैं यहाँ पर। बाकी हमारे इंडियन कायाकर्स के जो भी जितने भी लोग हैं वो भी अभी प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं।
मतलब लहरों पर होने वाले रोमांच के इस मेले में 100 से ज्यादा खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे, जिनमें रूस, नॉर्वे और नेपाल के खिलाड़ी भी शामिल हैं। इस आयोजन के लिए गंगा किनारे तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां राफ्टिंग में इस्तेमाल होने वाली नाव जुटने लगी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी सभी तैयारियों को परखा जा रहा है। इतना ही नहीं, तैराक पानी में उतरकर तैयारियों को अंजाम देते भी नजर आए। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचा एक दल नदी में प्रैक्टिस करता दिखा। इस राफ्टिंग कंपटीशन का आयोजन पहले भी होता रहा है, मगर इस बार खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों की संख्या में काफी इजाफा होने की उम्मीद है। पिछले सालों के मुकाबले पब्लिक ज्यादा जुटने से खिलाड़ियों के साथ साथ आयोजकों का हौसला भी बढ़ा हुआ है। सरकार की तरफ से बिल्कुल जो ये फेस्टिवल है, ये टूरिज्म, इसको उत्तराखंड टूरिज्म इसको सपोर्ट करती है और वहाँ से हमें एक फंड जो वो देते हैं, वो हर साल हमें देते हैं। तो सरकार का सपोर्ट है इसमें। कितना फंड आता है सर? ये हमें पहले तो हमें जो देते थे करीब 5 लाख का फंड देते थे। ऐसे में जब रोमांच के सौदागर योग नगरी ऋषिकेश में हाजिरी लगाने पहुंचेंगे तो नजारा देखने लायक होगा। ऋषिकेश से कृष्ण गोविंद कंसवाल, ऋषिकेश, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करवा देते हैं। वैसे तो दोनों धामों के कपाट अभी बंद हैं, लेकिन जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं वो बेहद खूबसूरत है। जी, दरअसल केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही जगह पर अभी बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद यहां पर खूबसूरती और निखर गई है। कोना कोना इस वक्त यहां पर बर्फ से ढका हुआ है। केदारनाथ की बात की जाए तो 4 फीट तक बर्फ यहां पर जमी हुई है और ऐसा लगता है कि मानो कुदरत ने भोलेनाथ के धाम का बर्फ से खुद श्रृंगार कर दिया हो। पहाड़ों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद मौसम ने भले ही अपना रंग बदल लिया हो, लेकिन बर्फबारी के जरिए प्रकृति खुद बाबा केदार का श्रृंगार करने में जुटी है। चारों तरफ बर्फ की सफेद परत बिछी हुई है, इसलिए धूप खिलने पर धाम की सुंदरता देखते ही बनती है। हालांकि केदार घाटी में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन महाशिवरात्रि पर मंदिर के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा होने वाली है। तब भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ उमड़ेगी और ऐसा ही खुशनुमा मौसम बना रहा तो पुनर्निर्माण का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। ये नजारा बद्री विशाल के धाम का है। बद्री विशाल का श्रृंगार प्रकृति ने कुछ इस तरीके से बर्फ से किया है कि पूरा इलाका बर्फ से गुलजार हो गया है। भले ही शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद हैं, लेकिन पूरा इलाका चांदी की तरह चमक रहा है। मंदिर परिसर में चारों ओर बर्फ का साम्राज्य है, जिस पर पड़ती सूरज की किरणें अद्भुत दृश्य का निर्माण कर रही हैं। लगभग 5 फीट बर्फ बद्रीनाथ धाम में जमी हुई है। सुबह शाम तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लेकिन ये सुंदर नजारा हर किसी का मन मोह रहा है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब क्रिकेट के मैदान से जुड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। देखिए, क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज सामने आई है। इंडिया अब तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम बन गई है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारतीय टीम टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच चुकी है। वो वनडे और T20 में पहले से ही नंबर 1 पर थी। सोने पे सुहागा ये हुआ है कि क्रिकेट इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब टीम एक साथ तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बनी है। दरअसल नागपुर टेस्ट खत्म होने के बाद जब आईसीसी रैंकिंग अपडेट हुई तो टीम इंडिया को इसका बम्पर फायदा हुआ है। अब टेस्ट में भारत के 115 रेटिंग पॉइंट्स है, जबकि ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर पहुंच गया है और उसके 111 रेटिंग पॉइंट्स है। और अब बात कामयाबी के जश्न की। ये जश्न मना है महिला क्रिकेटर कनिका आहूजा के घर। विमेन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कनिका को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और इस कामयाबी पर कनिका और उनके घर वाले काफी खुश नजर आए। कनिका पंजाब की रहने वाली हैं और बेटी की इस कामयाबी पर परिवार वाले जमकर जश्न मना रहे हैं। ये जश्न, ये खुशियां तो लाजमी हैं। आखिरकार इतनी बड़ी कामयाबी ने कनिका आहूजा के घर दस्तक जो दी है। 20 साल की इस उभरती क्रिकेटर को विमेन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 35 लाख रुपए में खरीदा है।
कनिका इस मंच के जरिए अपना हुनर दुनिया को दिखाना चाहती हैं और आगे चलकर इंडिया के लिए खेलना चाहती हैं। मेरा सपना है कि मैं टीम इंडिया के लिए खेलूं और मैं भारत के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेलते रहना चाहती हूं। मेरी सफलता में मेरे पूरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मेरी मां ने मेरा साथ दिया है। पटियाला जिले के त्रिपड़ी की रहने वाली कनिका आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। उन्होंने इंटरस्टेट डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में पिछले साल सितंबर में 13 शतक लगाया था। कनिका ऑफ स्पिन भी करती हैं। कनिका का क्रिकेट से लगाव तब से है जब वो लगभग 14 साल की थी। बेटी के इस लगाव को मां ने सराहा और कनिका के हाथ में बैट पकड़ा दिया। मुझे याद है सबसे पहले मेरी माँ ने मुझे बॉस कंपनी का बैट खरीद कर दिया था। टेंशन की वजह से मेरी माँ रात भर नहीं सोई। वो रात भर सोचती रही कि उसे 5000 के बैट की जगह अपनी बेटी को 5000 का कपड़ा खरीद कर देना चाहिए था। बैट खरीदते वक्त मेरी माँ दुकानदार से मोलभाव करती रही, बैट का दाम कुछ कम कर दे, लेकिन दुकानदार ने ऐसा नहीं किया। मेरी माँ ने उस दिन कहा था, एक दिन जरूर ऐसा होगा कि बॉस कंपनी ही उसकी बेटी को स्पॉन्सर करेगी। बाद में चलकर ऐसा ही हुआ। मोहल्ले की गलियों में क्रिकेट के सफर की शुरुआत करने वाली कनिका आज सफलता के उस मुकाम पर खड़ी हैं जहां वो उन बच्चियों के लिए प्रेरणा बन गई हैं जो क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा की। लाखों छात्र इन दिनों बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सबकी ख्वाहिश है कि पेपर्स में वो अपना बेस्ट दें और ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करें। ऐसे मौके पर छात्रों का पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। और देखिए, गुड न्यूज टुडे का मंत्र ही है पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी इसीलिए लाजमी हो जाती है क्योंकि छात्र एग्जाम का जरूरत से ज्यादा प्रेशर लेने लगते हैं। ऐसे में अगर छात्रों को कुछ टिप्स मिल जाएं तो इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। कुछ ऐसे ही टिप्स को हमने अपनी इस रिपोर्ट में शामिल किया है, देखिए आप भी। साल भर पढ़ाई और अब परीक्षा की घड़ी। सीबीएसई के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा का आगाज गुरुवार से हो रहा है। लिहाजा कई बच्चे टेंशन में हैं तो कहीं बच्चों के माँ बाप परीक्षा को लेकर चिंता में हैं। परीक्षा इसलिए होती है कि हम कितने समय में कितना काम करके दिखा सकते हैं। हमारी उसी चीज की परीक्षा होती है जो हमें बार बार पढ़ाया जाता है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। मैं जब अपने क्लास में पढ़ता था तो हमारे टीचर्स बार बार एक ही चीज को दोहराते थे, तो हमें पता नहीं लगता था ये क्यों दोहरा रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि वो प्रैक्टिस कराते थे। तो परीक्षा के लिए जो पहला असूल है वो ये है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो बार बार एक चीज को करिए, आपको एग्जाम में लगेगा ये तो मैंने कल ही किया था, तो डर निकल जाएगा। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है, जबकि इस बोर्ड के 10वीं के एग्जाम 27 फरवरी से शुरू होंगे। इस बार सीबीएसई की परीक्षा में 38,83,710 स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं। जाहिर है इम्तिहान बड़ा है, लिहाजा छात्रों की चिंताएं भी बड़ी हैं। ऐसे में सवाल है कि बच्चों को परीक्षाओं की टेंशन से कैसे बचाएं और इसके लिए क्या कुछ करें। जो सबसे जरूरी बात है उन बच्चों को समझना चाहिए वो ये है कि इस टाइम पीरियड में आप जितने ही सकारात्मक रहेंगे यानी पॉजिटिव रहेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए, अब तक जो भी आपने पढ़ा है पूरे साल में वही आपके काम आने वाला है, उस पर भरोसा रखना होगा आपको। एक तरह से कहें तो परीक्षाओं का सीजन आ चुका है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी कल से शुरू हो रही हैं। इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम को नकल मुक्त बनाने की पुख्ता तैयारी की गई है। जाहिर है ये उन छात्रों के लिए राहत की बात है जो मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे छात्रों के दिमाग में भी परीक्षा को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। मैं समझता हूं कि हम लोग के जमाने में भी हम लोगों ने महसूस किया था, जब हम इस स्टेज पे आते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं क्या कैसा क्वेश्चन होगा, हम क्या लिखेंगे, लेकिन जब एग्जाम देना शुरू कर देते थे तो बड़े आराम से पूरा एग्जाम निकलता था। हाल के सालों में बोर्ड परीक्षाओं का डर कम हुआ है। बच्चे अब पहले के मुकाबले ज्यादा रिलैक्स होकर एग्जाम दे रहे हैं। फिर भी मन के कोनों में इन परीक्षाओं को लेकर चिंता तो रहती ही है। जब एग्जाम में आप बैठने जाओ तो पेपर देख के घबराना नहीं है। एक बार 1 मिनट का समय लेके आप पूरा पेपर देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस है पेपर में, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ चॉइसेस भी आती हैं तो आप पहले से ही उसमें डिसाइड कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करने हैं। और उसके बाद अपना टाइम आप बांट लीजिए कि टाइम आप किस तरह से मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा ये भी उद्देश्य है कि कोई भी आपको आता हुआ है, कोई प्रश्न आता है, कोई उत्तर आता है तो वो छूटे ना। कहते हैं जिंदगी का कोई इम्तिहान अंतिम नहीं होता और किसी इम्तिहान से आपकी जिंदगी तय नहीं होती।
इसलिए परीक्षा टेंशन मुक्त होकर दीजिए और परीक्षा के इस दौर को उत्सव की तरह लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदना की मिसाल पेश की है। हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे सुक्खू को आसमान से एक एम्बुलेंस रास्ते में फंसी नजर आई। फिर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवाया और वो खुद हेलीकॉप्टर से नीचे आ गए और उससे एम्बुलेंस में फंसे हुए मरीज को अस्पताल भिजवा दिया। अब मरीज वक्त पर अस्पताल पहुंच गया और समय रहते उसका इलाज शुरू हो गया, जिससे मरीज की जान बच गई। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदना की अनूठी मिसाल पेश की है। सुक्खू मंगलवार को चंबा जिले के दौरे पर थे। दौरा पूरा करने के बाद वो हेलीकॉप्टर से चंबा से शिमला लौट रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने आसमान से ही देखा कि बर्फबारी की वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है और एक एम्बुलेंस फंसा हुआ है। अपने व्यस्त कार्यक्रम की परवाह नहीं करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का आदेश दिया। खुद हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए और एम्बुलेंस में फंसे रोहित नाम के मरीज को उसी हेलीकॉप्टर से कांगड़ा भिजवा दिया। वक्त पर इलाज मिल जाने से रोहित अब खतरे से बाहर है। उधर रोहित के परिजन सीएम साहब के इस नेक दिली को लेकर भाव विभोर हैं। मैं पीपल लाल माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर सुखविंदर सिंह का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने हवाई सेवा करवा के मेरे भाई के किलाड़ में हेलीकॉप्टर पहुंचाया और मेरे भाई की जान बचाई और जिसे हवाई सर्विस से टांडा में पहुंचाया और टांडा पर सारा मेडिकल स्टाफ यहाँ लगा हुआ और मेरे भाई के जो है जान जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है और सही उसका उपचार हो रहा है। दरअसल रोहित की सांस नली में सीवियर इंजरी थी। उनकी सांस नली में कट लगा हुआ है। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें इलाज की तत्काल जरूरत थी। सीएम सुखविंदर सिंह ने हालात की गंभीरता शिद्दत से महसूस किया और मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर दे दिया और खुद सड़क मार्ग से शिमला गए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मरीज की जान भी जा सकती थी। बहरहाल वक्त पर पहुंच जाने के बाद कांगड़ा अस्पताल के डॉक्टर ने तुरंत रोहित का इमरजेंसी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो अब खतरे से बाहर है। अस्पताल प्रबंधन ने ऐलान किया है कि वो रोहित के इलाज का खर्च खुद उठाएगा। जो मरीज हमारे पास ये टाइमली सीएम साहब की मदद से पहुंच गए तो इसका इलाज हम बेहतर कर पाएंगे और डॉक्टर सुदेश जो हैं वो हमारे कंसल्टेंट हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं जो इसके इलाज का देखभाल कर रहे हैं और जो गले में चोट है उसके लिए ये शीघ्र ही इसकी ऑपरेशन की व्यवस्था की जा रही है और ये सारा जो खर्चा है वो अस्पताल बियर जो हम आरोग्य कल्याण समिति से बियर कर रहे हैं और सारी सुविधाएं हम इनको प्राप्त करेंगे। कहने की जरूरत नहीं कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवता की अनूठी मिसाल कायम की है। उन्होंने रोहित की जान बचाने में अहम भूमिका निभाकर देश के बाकी सियासतदानों के लिए एक नजीर पेश की है। दरअसल यही असली लोकतंत्र है। जनता की ओर से दिए गए पद और पावर का इस्तेमाल अगर जनता के हित में हो तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती है। रोहित और उनके परिजन मुख्यमंत्री की इस दरियादिली को आखिरी सांस तक याद रखेंगे। कांगड़ा से सत्येंद्र कुमार, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का, जहां पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। यहां के रामकृष्ण बीच पर टूरिस्ट पुलिस की शुरुआत की गई है। जी हां, देखिए टूरिस्ट पुलिस लगातार बीच पर पेट्रोलिंग करती है। इन्होंने पेट्रोलिंग के लिए बाइक्स और ट्रैक्टर मुहैया करवाए गए हैं। पुलिसकर्मी बीच पर लगातार सुरक्षा से जुड़ी तमाम सावधानियों की घोषणा करते रहते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। अथाह सागर से उठती ये ऊंची ऊंची लहरें मन को मोहने वाली हैं। यहां आकर समंदर को निहारने और उसकी गहराई में उतरने का लुत्फ सैलानियों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की हैं। समंदर का जो नजारा आपकी आंखों के सामने है, ये यहाँ का मशहूर रामकृष्ण बीच है। इस बीच पर टूरिस्ट पुलिस ट्रैक्टर पर सवार होकर पेट्रोलिंग करती नजर आ रही है। लाल रंग के ट्रैक्टर पर सवार एक पुलिसकर्मी के हाथ में माइक है और वो माइक पर बार बार लोगों को समंदर की ज्यादा गहराई में न जाने की हिदायत दे रहे हैं।
यहाँ से उगते और डूबते सूर्य का नजारा देखने के लिए सैलानियों का जमघट लगा रहता है। इस बीच के आसपास काली मंदिर, वधु पार्क, सबमरीन संग्रहालय, मत्स्य दर्शनी और वॉर मेमोरियल समेत कई टूरिस्ट प्लेस हैं। लिहाजा आंध्र सरकार ने सैलानियों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए टूरिस्ट पुलिस की पहल की है। इस टूरिस्ट पुलिस दस्ते में 20 मोटरसाइकिल शामिल की गई हैं, जो बीच के आसपास के इलाकों समेत पर्यटन स्थलों पर पेट्रोलिंग करेंगी। वहीं दूसरी तरफ बीच पर पेट्रोलिंग करने के लिए 2 ट्रैक्टर टूरिस्ट पुलिस के दस्ते में शामिल किए गए हैं। टूरिस्ट पुलिस दस्ते में शामिल किए गए हर पुलिसकर्मी को विशेष तौर पर ट्रेन किया गया है, ताकि समय रहते लोगों की जान बचाई जा सके। करीब 28 लाख रुपए की लागत से रामकृष्ण बीच टूरिस्ट पुलिस स्टेशन को पेट्रोलिंग के लिए कई वाहन दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को मिलाकर अब तक 20 जगहों पर इस तरह से टूरिस्ट पुलिस की शुरुआत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।